Dear students, this is Praveen Kumar Agarwal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Company Law. In today's lecture, we will discuss upon the topic contents of prospectus. यानी कि आज के लेक्चर में हम prospectus में इन्वॉल्व किए जाने वाले डिफरेंट पर्टिकुलर्स को डिस्कस करेंगे। वो कौन कौन से पर्टिकुलर्स हैं जिनको कंपनी एक्ट और उनके रूल्स के अकॉर्डिंग प्रोस्पेक्टस में इंक्लूड करना होता है, क्योंकि जब किसी प्रोस्पेक्टस को इश्यू किया जाता है तो इसमें जो भी प्रोविजंस हैं उनको फोकस करते हुए ही प्रोस्पेक्टस के अंदर डिफरेंट कंटेंट्स को प्रोवाइड किया जाता है। तो क्या क्या हैं ये कंटेंट्स और क्या क्या है इसके रिगार्डिंग प्रोविजंस, इनको हम डिस्कस कर लेते हैं आज के लेक्चर में। द वेरी फर्स्ट प्रोविजन इज एवरी प्रोस्पेक्टस शैल बी डेट्स, द डेट indicated in the prospectus shall be deemed to be the date of its publication। यानी कि जब हम किसी भी प्रोस्पेक्टस या किसी भी कंपनी की तरफ से जब प्रोस्पेक्टस को इश्यू किया जाता है तो इस पर एक प्रॉपर डेट होनी जरूरी है, इट मस्ट बी डेटेड, और जो डेट इसके ऊपर इंडिकेट की जाएगी वो उसके पब्लिकेशन की डेट होनी चाहिए। यानी कि जिस दिन प्रोस्पेक्टस को पब्लिश किया गया है उस दिन की डेट उस प्रोस्पेक्टस पर नोट होनी जरूरी होती है। ओके, सेकंड प्रोविजन क्या इसके अंदर सिग्नेचर का प्रोविजन है। एवरी प्रोस्पेक्टस शैल बी साइंड बाय ऑल पर्सन्स नेम्ड देयरइन एज डायरेक्टर्स और प्रपोज्ड डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी और बाय हिज ड्यूली ऑथराइज्ड एजेंट। यानी कि जब कंपनी प्रोस्पेक्टस को इश्यू करती है तो उस पर उन सारे पर्सन्स के सिग्नेचर होने जरूरी हैं जिनको डायरेक्टर कहा जा रहा है, या फिर जो प्रपोज डायरेक्टर्स हैं कंपनी के, या जो भी कंपनी के ड्यूली ऑथराइज्ड एजेंट्स हैं उस प्रोस्पेक्टस के रेफरेंस में, उन सारे पर्सन्स के साइन होने प्रोस्पेक्टस पर जरूरी है, इट इज मस्ट। नेक्स्ट वन इज द इंफॉर्मेशन। एवरी कंपनी should provide the following information in the prospectus। अब बात आती है कि प्रोस्पेक्टस के अंदर इंफॉर्मेशन क्या क्या होनी चाहिए। तो इंफॉर्मेशन में सबसे पहली है दैट इज द नेम एंड एड्रेस। नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिसेज ऑफ द कंपनी, कंपनी सेक्रेटरी, CFO, ऑडिटर्स, लीगल एडवाइजर्स। यानी कि जो भी कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिसेज हैं उनके नेम्स और उनके एड्रेसेस, एक है तो एक का, और अगर इससे ज़्यादा रजिस्टर्ड ऑफिसेज है कंपनी के तो उन सारे रजिस्टर्ड ऑफिसेज के नेम और एड्रेसेस, इसके साथ साथ जो कंपनी सेक्रेटरी है उसका नेम और उसका एड्रेस, CFO यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर उसका नेम और उसका एड्रेस, ऑडिटर्स, लीगल एडवाइजर्स, कंपनी का के जो भी बैंकर्स हैं, ट्रस्टीज हैं, और अगर कोई अंडरराइटर है तो उस अंडरराइटर के नेम और उसके एड्रेस, और कोई भी अगर ऐसे पर्सन्स हैं जो कंपनी लॉ में प्रिस्क्राइब्ड हैं उन सारे पर्सन्स के नाम, उनके एड्रेसेस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोस्पेक्टस में अवेलेबल करानी होती है। सेकेंड इंफॉर्मेशन है डेट्स ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द इश्यू। कंपनी की तरफ से जो इश्यू प्रेजेंट किया जा रहा है उसकी ओपनिंग कब होगी, यानी कि किस दिन उसको ओपन किया जाएगा इश्यू को, और उसकी क्लोजिंग किस दिन रहेगी, वो डेट भी प्रॉपर्ली मेंशन करनी होती है प्रोस्पेक्टस में। ठीक, नेक्स्ट वन इज द डिक्लेरेशन अबाउट द इश्यू ऑफ अलॉटमेंट लेटर्स एंड रिफंड विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम। आपको ये डिक्लेयर करना होगा कि जो अलॉटमेंट लेटर्स हैं उनको कब इश्यू किया जाएगा, और जो रिफंड है उसे उसके रिगार्डिंग एक प्रिस्क्राइब्ड टाइम भी आपको डिक्लेयर करना होता है कि किस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो अमाउंट है उसको रिफंड किया जाएगा और किस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में या किस पर्टिकुलर डेट में अलॉटमेंट को फाइनलाइज किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द स्टेटमेंट बाय द बोर्ड अबाउट द सेपरेट बैंक अकाउंट विद अ शेड्यूल्ड बैंक। दिस स्टेटमेंट शैल स्टेट दैट ऑल monies received out of the issue are to be transferred to this account। यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, जो कंपनी का बोर्ड है उसके द्वारा एक स्टेटमेंट प्रेजेंट किया जाएगा कि जो कंपनी है उसका इस इश्यू के रिगार्डिंग शेड्यूल्ड बैंक में एक सेपरेट बैंक अकाउंट है, और इसके साथ साथ ये स्टेटमेंट भी उसको अटैच करना होता है इंफॉर्मेशन में कि जितना भी अमाउंट रिसीव होता है इस इश्यू के बेसिस पर तो इस अमाउंट को इसी पर्टिकुलर अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। ये भी स्टेटमेंट आपको अवेलेबल कराना होता है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन इज डिटेल्स अबाउट अंडरराइटिंग ऑफ द इश्यू। यानी कि अगर इश्यू को अंडरराइट किया जा रहा है
तो उस अंडरराइटिंग के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल भी आपको प्रोस्पेक्टस में इन्वॉल्व करनी होती है, उसके रिगार्डिंग भी प्रॉपर इंफॉर्मेशन आपको बतानी होती है। नेक्स्ट वन इज द कंसेंट ऑफ द डायरेक्टर्स, ऑडिटर्स, बैंकर्स टू द इश्यू, एक्सपर्ट्स ओपिनियन इफ एनी एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। इस पर्टिकुलर इश्यू के रिगार्डिंग जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, ऑडिटर्स हैं, या जो इस इश्यू में जितने भी बैंकर्स इन्वॉल्व हैं, या जो एक्सपर्ट्स ओपिनियन हैं, उनकी प्रॉपर कंसेंट होनी चाहिए। अगर उनकी कंसेंट नहीं है तो इसको आप वैलिड प्रोस्पेक्टस में इंक्लूड नहीं कर पाओगे। तो इनकी कंसेंट भी होनी बहुत ज़रूरी होती है कि वो इस पर्टिकुलर इश्यू के लिए अपनी कंसेंट दे रहे हैं, ऐसा एक प्रॉपर नोट आपको इसमें इन्वॉल्व करना होता है। नेक्स्ट वन इज द अथॉरिटी फॉर द इश्यू एंड द डिटेल्स ऑफ द रेजोल्यूशन पास देयर फॉर, यानी कि इसके लिए आपको एक जो इश्यू है उसके रिगार्डिंग आपको एक अथॉरिटी को फाइनलाइज करना होता है, और जो इसके रिगार्डिंग रेजोल्यूशन को पास किया गया है वो रेजोल्यूशन भी आप उसकी जो डिटेल है उस रेजोल्यूशन की वो डिटेल भी आपको इस पर्टिकुलर प्रोस्पेक्टस में अटैच करनी होती है, उसके बारे में भी आपको प्रॉपर डिटेल बतानी होती है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन इज प्रोसीजर एंड टाइम शेड्यूल फॉर अलॉटमेंट एंड इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज, यानी कि जो सिक्योरिटीज है, जो सिक्योरिटीज का इश्यू फॉलो किया गया है आपकी तरफ से, उसके रिगार्डिंग उसके अलॉटमेंट और इश्यू का प्रोसीजर क्या रहेगा और टाइम शेड्यूल क्या रहेगा, वो प्रोसीजर और टाइम शेड्यूल भी आपको प्रॉपरली इन्फॉर्म करना होता है, उसके रिगार्डिंग भी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन इस पर्टिकुलर प्रोस्पेक्टस में आपको अवेलेबल करानी होती है। नेक्स्ट वन इज द कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर को भी आपको डिफाइन करना होता है, वो भी उस पर्टिकुलर प्रिस्क्राइब्ड वे में जैसा कि कंपनी एक्ट के द्वारा प्रोवाइडेड है। तो कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग जो मैनर डिफाइंड है, प्रिस्क्राइब्ड है, उसके अकॉर्डिंग कंपनी को अपना कैपिटल स्ट्रक्चर भी प्रोस्पेक्टस में डिफाइन करना होता है। इसके साथ साथ आपको मेन ऑब्जेक्ट्स ऑफ पब्लिक ऑफर, टर्म्स ऑफ द प्रेजेंट इश्यू एंड सच अदर पर्टिकुलर्स, यानी कि जो पब्लिक ऑफर आप लेकर आ रहे हो करंटली उसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है, उस पर्टिकुलर प्रेजेंट इश्यू की टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं, और भी ऐसे कोई पर्टिकुलर है तो उसके बारे में भी आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोस्पेक्टस में अवेलेबल करानी होती है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन इज मेन ऑब्जेक्ट्स एंड प्रेजेंट बिजनेस ऑफ द कंपनी एंड इट्स लोकेशन, शेड्यूल एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, यानी कि कंपनी का उस पर्टिकुलर इश्यू के रिगार्डिंग मेन ऑब्जेक्ट क्या है, कंपनी का प्रेजेंट बिजनेस क्या है, इसकी करंट लोकेशन क्या है, शेड्यूल क्या है, इसका जो प्रोजेक्ट है उसकी लोकेशन क्या होगी, उसका शेड्यूल क्या रहेगा और उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, इसके रिगार्डिंग भी प्रॉपर इंफॉर्मेशन अवेलेबल करानी होती है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन इज मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट पेबल बाय वे ऑफ प्रीमियम, इश्यू ऑफ शेयर्स अदरवाइज देन ऑन कैश, इनके रिगार्डिंग भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल करानी होती है, यानी कि कंपनी कितना मिनिमम सब्सक्राइब करेगी, कितना कैपिटल उसको अरेंज करना है उस इश्यू के अकॉर्डिंग वो आपको डिफाइन करना होता है, और प्रीमियम के थ्रू कितना अमाउंट पे किया जाना है, और क्या जो शेयर्स का इश्यू है उसका कैश के अलावा किसी और तरीके से पेमेंट किया जा सकता है, इसकी भी इंफॉर्मेशन प्रोस्पेक्टस में अवेलेबल करानी होती है। इसके साथ साथ जिन पर्टिकुलर डायरेक्टर्स को कंपनी में अपॉइंट किया गया है उनकी प्रॉपर डिटेल अवेलेबल करानी होती है, उनका अपॉइंटमेंट किस तरह से किया गया है, उनको क्या क्या रेम्युनरेशंस कंपनी की तरफ से पे किए जा रहे हैं, ये भी डिटेल आपको प्रोस्पेक्टस में अवेलेबल करानी होती है। द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन इज डिस्क्लोजर इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड अबाउट सोर्सेज ऑफ द प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन, यानी कि जो प्रमोटर कंट्रीब्यूशन के सोर्सेज हैं उनके रिगार्डिंग भी इस तरीके से डिस्क्लोजर देना होता है जैसा कि कंपनी एक्ट में प्रिस्क्राइब्ड है। उस पैटर्न को फॉलो करते हुए जो प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन के सोर्सेज हैं उसके बारे में भी प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोस्पेक्टस में कंपनी को अवेलेबल करानी होती है। ओके, तो ये इंफॉर्मेशन है जिन्हें प्रोस्पेक्टस में कंपनी की तरफ से अवेलेबल कराया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट रिगार्डिंग द कंटेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस इज पर्टिकुलर्स ऑफ प्रोजेक्ट। अब प्रोजेक्ट के पर्टिकुलर्स की बात करते हैं, यानी कि जिस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग कैपिटल को अरेंज किया जा रहा है उसके लिए यहां मैं कुछ पर्टिकुलर्स को डिस्कस करूंगा। द फर्स्ट पर्टिकुलर इज मैनेजमेंट परसेप्शन ऑफ रिस्क फैक्टर्स स्पेसिफिक टू द प्रोजेक्ट, यानी कि जिस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग आप अपने कैपिटल को अरेंज करना चाह रहे हो इश्यू के अकॉर्डिंग, उसके साथ में
रिस्क फैक्टर को भी आपको स्पेसिफाई करना होता है, यानी कि मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग जो भी रिस्क फैक्टर उन्होंने परसीव किया है उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल करानी होती है। नेक्स्ट वन इज द गेस्टेशन पीरियड ऑफ द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का गेस्टेशन पीरियड यानी कि कितने टाइम में फंड कलेक्ट होने के कितने टाइम में प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा, एक उसका भी प्रॉपर एस्टिमेशन देना होता है। नेक्स्ट वन इज द एक्सटेंट ऑफ प्रोग्रेस मेड इन द प्रोजेक्ट, यानी कि अब तक अगर प्रोजेक्ट के रेफरेंस में कोई प्रोग्रेस की गई है तो वो कहाँ तक पहुँची है, वो प्रोजेक्ट कहाँ तक पहुँच चुका है, उसकी प्रोग्रेस के बारे में भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल करानी होती है। और इसके साथ साथ लास्ट इसके अंदर पर्टिकुलर रहता है कि जो प्रोजेक्ट है उसके कंप्लीशन की डेडलाइन क्या है, उस डेडलाइन को भी आपको इंडिकेट करना होता है, उसकी भी आपको इंफॉर्मेशन अवेलेबल करानी होती है। ठीक, नाउ कम टू द फिफ्थ कंटेंट ऑफ प्रॉस्पेक्टस, दैट इज द पर्टिकुलर्स ऑफ लिटिगेशन। लिटिगेशन का मतलब क्या होता है ना, कोई भी अगर लीगल एक्शन है तो उसको हम लिटिगेशन का नाम देते हैं। तो अगर कोई भी लीगल एक्शन है या लिटिगेशन की कंडीशन है तो उसके रिगार्डिंग जो भी पर्टिकुलर्स रहते हैं उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल करानी होती है। द सिक्स्थ कंटेंट ऑफ प्रॉस्पेक्टस इज रिपोर्ट्स, यानी कि जब प्रॉस्पेक्टस को इश्यू किया जाता है तो उसके इश्यू करने से पहले उसके साथ में कंपनी को कुछ पर्टिकुलर फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को भी अटैच करना होता है, उसके रिगार्डिंग भी प्रॉपर इंफॉर्मेशन अवेलेबल करानी होती है। कौन कौन सी ऐसी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है? द वेरी फर्स्ट इज द रिपोर्ट्स बाय द ऑडिटर्स ऑफ द कंपनी विद रिस्पेक्ट ऑफ इट्स प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, असेट्स एंड लायबिलिटीज, यानी कि कंपनी के जो भी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट रहे हैं प्रीवियस ईयर के, या फिर जो भी असेट्स एंड लायबिलिटीज रही हैं, तो ऑडिटर्स के द्वारा उसके रिगार्डिंग एक प्रॉपर रिपोर्ट तैयार की जाती है और फिर वो प्रोस्पेक्टस में प्रोवाइड की जाती है। इसके साथ साथ रिपोर्ट्स रिलेटिंग टू प्रॉफिट्स एंड लॉसेस फॉर ईच ऑफ द 5 फाइनेंशियल ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर ऑफ द इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, यानी कि जिस साल आप प्रोस्पेक्टस को इश्यू कर रहे हो जिस फाइनेंशियल ईयर में, उस फाइनेंशियल ईयर से इमीडिएटली 5 फाइनेंशियल ईयर तक की कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस की रिपोर्ट भी आपको अवेलेबल करानी होती है। इसके साथ साथ जो रिपोर्ट्स हैं वो ऑडिटर्स के द्वारा एक प्रिस्क्राइब्ड मैनर में तैयार की जानी चाहिए। क्या क्या है वो? अपॉन द प्रॉफिट एंड लॉसेस फॉर ईच ऑफ द 5 फाइनेंशियल ईयर्स, यानी कि जो 5 फाइनेंशियल ईयर्स की बात कर रहे हैं हम, 5 फाइनेंशियल ईयर्स की बात कर रहे हैं, उसके रिगार्डिंग जो प्रॉफिट एंड लॉस की रिपोर्ट तैयार की जाएगी ऑडिटर्स के द्वारा, वो एक प्रिस्क्राइब्ड वे में तैयार की जानी चाहिए। और इसके साथ साथ जो बिजनेस की रिगार्डिंग असेट्स एंड लायबिलिटीज़ की इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराई जाएगी वो 180 दिन से ज़्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए, यानी कि पिछले 180 दिन की कंपनी की असेट्स और लायबिलिटीज़ की रिपोर्ट प्रॉस्पेक्टस के साथ में अटैच की जानी चाहिए बाय द ऑडिटर्स। क्लियर? एंड द लास्ट वन इज द रिपोर्ट्स अबाउट द बिजनेस टू विच सिक्योरिटीज आर टू बी अप्लाइड, यानी कि जिन सिक्योरिटीज के रिगार्डिंग अप्लाई किया गया है या जिन सिक्योरिटीज को इश्यू किया गया है मार्केट में कंपनी के द्वारा, उसके थ्रू किस बिजनेस को रन किया जाएगा, उसके रिगार्डिंग भी एक प्रॉपर रिपोर्ट भी अटैच करनी होती है कंपनी को विद द प्रॉस्पेक्टस। क्लियर? एंड द लास्ट वन इज द डिक्लेरेशन। Prospectus shall also include a declaration made about the compliance of the provisions of this Act, the Securities Contract Act 1956 and the SEBI Act 1992 and the rules and regulations made thereunder, यानी कि यहाँ कंपनी को डिक्लेयर करना होगा कि प्रोस्पेक्टस के अकॉर्ड में जो भी इंफॉर्मेशंस अवेलेबल कराई गई हैं उसके लिए क्या करा गया है, जो एक्ट है उनके प्रोविजंस को फॉलो किया गया है। इसके साथ साथ जो सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसके प्रोविजंस को फॉलो किया गया है, जो सेबी एक्ट है 1992 उसके प्रोविजंस को फॉलो किया गया है, और इन सारे एक्ट में जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए गए हैं
प्रोस्पेक्टस के रिलेशन में, उनको फॉलो करते हुए ही कंपनी ने इस प्रोस्पेक्टस को या उस प्रोस्पेक्टस में प्रॉपर इंफॉर्मेशन को अवेलेबल कराया है। ये डिक्लेरेशन कंपनी को प्रॉपरली लास्ट में प्रोस्पेक्टस के कंटेंट में प्रोवाइड करना होता है। ओके, सो दीज आर द डिफरेंट कंटेंट्स ऑफ प्रोस्पेक्टस। थैंक यू।